नमस्कार दर्शकों, ये है लगन कुंडली। इस कुंडली को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आई होगी। आज हम बहुत सरल तरीके से इस लगन कुंडली को पढ़ना सीखेंगे। देखिए, बनाना तो इतनी आसानी से सीखा नहीं जा सकता है, लेकिन पढ़ना आसानी से सीखा जा सकता है। आप जब किसी ज्योतिष के पास जाते हो तो वो यही लगन कुंडली ही देख के आपके जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं अपने सामने, ये एक तरीके का आपका पूरा जीवन है, आपके पूरे जीवन का ये नक्शा है। तो चलिए हम एक उदाहरण से इस चीज को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे सरकार में अलग अलग कामों के अलग अलग ऑफिसेस होते हैं। जैसे आधार कार्ड बनवाना है तो ये वाली ब्रांच में जाइए, लाइसेंस के लिए उस ब्रांच में जाइए, सर्टिफिकेट के लिए उस ब्रांच में जाइए। ऐसे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं सरकार के। उसी तरीके के आपके जीवन के ये 12 ब्रांचेस हैं। इन 12 ब्रांचेस में अलग अलग ब्रांचों में आपके जीवन के अलग अलग मुद्दे देखे जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपका पहला ब्रांच है। यहां पर आपका स्वभाव देखा जाता है। स्वभाव, उसके अलावा आपके शरीर के रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहां देखी जाती है। फिर शरीर हो गया, आपका रंग रूप, ये यहां पे मतलब ये सारी चीजें ये यहां देखी जाती है। मतलब कि ये जो ब्रांच है, पहला ब्रांच, वो इन चीजों से रिलेटेड है। मतलब यहां पे इन चीजों के बारे में काम होता है। अब आपका जो जीवन का दूसरा ब्रांच है, यहां पर धन के बारे में आपका जो हिसाब है कि आपके पास धन कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, सारी इससे रिलेटेड चीजें इस ब्रांच में देखी जाती है। फिर परिवार इस ब्रांच से देखा जाता है कि परिवार कैसा होगा, और सारी चीजें, आपकी वाणी कैसी होगी, वो भी इसी ब्रांच से देखा जाता है। फिर आंखें, आंख आपकी कैसी होगी, क्या उसमें कोई दिक्कत होगी, वो भी यहीं से देखा जाता है। फिर तीसरा ब्रांच, आप देखिए कि ये मैं जो हिंदी में हम लिखते हैं, एक इंग्लिश में नंबर्स होते हैं और एक हिंदी में नंबर्स होते हैं। तो मैं ये जो आपके ब्रांचेस के नंबर हैं ये हिंदी में लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, ये आगे आप समझेंगे जब आपको इसकी वजह से और आसानी होगी। अब तीसरा जो है, ये है आपके छोटे भाई बहन का। आपके छोटे भाई बहन कैसे होंगे। उसके अलावा साहस के बारे में है यहां। फिर साहस, फिर पराक्रम, उसके बाद यात्रा कितनी करोगे, कहां कितनी दूर दूर तक आप जाओगे, वो सारी जो चीजें हैं ये आपके तीसरे ब्रांच में, मतलब आपके तीसरे ऑफिस में है। फिर जो चौथा ब्रांच है आपका, चौथा ब्रांच है माता, कि आपकी माता आपसे कितना प्रेम करेंगी और सारी चीजें। फिर सुख सुविधाएं, फिर वाहन, फिर प्रॉपर्टी, जैसे भूमि, भवन, घर, ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें देखी जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका पांचवा जो ब्रांच है। पांचवें ब्रांच में क्या देखा जाता है, पांचवा ब्रांच ये बुद्धि दिखाता है कि आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपकी मतलब आप चतुर होंगे कैसे होंगे, यह आपका पांचवा भाव दिखाता है। फिर संतान, यहां पे इस ब्रांच में क्या काम होता है कि आपकी संतान कैसी होगी, वो आपको सुख देगी नहीं देगी, ये पांचवें ब्रांच में होता है। फिर छठा ब्रांच, ये थोड़ा कठिन ब्रांच है। यहां पर शत्रु आपके कैसे होंगे। फिर शत्रु के अलावा रोग, मैंने आपको कहा कि ये थोड़ा कठिन है। फिर कर्ज, देखिए ये तीनों दुख देने वाली चीजें जो है वो आपके छठे ब्रांच में देखी जाएंगी। अब जो सातवां ब्रांच है ये दिखाएगा आपको आपका विवाह कैसे होगा, कब होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें दिखाएंगे। जीवन साथी के अलावा आपकी पार्टनरशिप जो बिजनेस में होगी वो कैसी होगी, वो यहां आपके सातवें ब्रांच में। देखिए ये आपके जीवन का ब्रांच है,
इसी में सब कुछ आ जाने वाला है, मतलब इन 12 ब्रांचों में आपके जीवन का सब कुछ आ जाएगा, कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो आपकी इसमें ना आए। अब जो 8वां ब्रांच है, 8वां ब्रांच है आयु का, आपकी आयु कितनी होगी, मृत्यु, आपकी मृत्यु कैसे होगी या कब होगी, ये सारी चीजें इसमें। फिर दुर्घटना के लिए भी यही वाला है कि आपके साथ दुर्घटना होगी नहीं होगी, होगी तो कितनी बड़ी होगी, सारी चीजें का हिसाब किताब यहां है। अब 9वां ब्रांच आपका, 9वां ब्रांच ये क्या बताता है, ये आपके भाग्य के बारे में बताता है। भाग्य, धर्म, शिक्षा आपकी कैसी होगी, ये सारी चीजें जो है ये बताता है आपका 9वां ब्रांच। फिर 10वां जो ब्रांच है आपका, यह आपके पिता के बारे में बताता है, पिता आपके करियर के बारे में बताता है, फिर व्यवसाय के बारे में बताता है। ये मतलब बिजनेस, करियर और पिता जो सबसे मुख्य जीवन में। देखिए जो चौथा ब्रांच है वो माता वाला ब्रांच, 10वां जो ब्रांच है वो पिता वाला ब्रांच है, कि इसमें पिता के साथ कैसा व्यवहार होगा, पिता कितने कठोर होंगे, कितने नरम होंगे, यह आपको आपका 10वां ब्रांच बताता है। अब 11वां ब्रांच ये क्या बताता है, यह आपकी आय कितनी होगी, ये लाभ के बारे में बताता है, जो थोड़ा सुखद लगता है कि आपको किन चीजों से लाभ होगा, आपके मित्र कैसे होंगे, और बड़े भाई बहन के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, ये सारी चीजें आपका 11वां जो है ब्रांच बताता है। अब 12वां जो है ये बताता है खर्च, आपका खर्च कैसे होगा, आप बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। हानि बताता है कि आपको हानि कैसे होगी। फिर उसके अलावा विदेश यात्रा आप करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपका ये 12वां ब्रांच बताता है। देखिए ये मैंने आपको बताया कि आपका जीवन इन 12 भागों में बटा हुआ है और आपके जीवन को 12 ब्रांचों में बांट दिया गया है। तो अब हम इसमें एक और उदाहरण जोड़ते हैं कि आपकी जो 12 ब्रांचेस हैं उनको क्या किया गया है, 12 अलग अलग राशियों को दे दिया गया है। जैसे कि जो पहला ब्रांच आपका दिया गया है वो मेष राशि को दे दिया गया है, जो आप मतलब मालिक बना दिया गया है। आपके पहले ब्रांच या कुंडली के उसमें कह सकते हैं पहले भाव का मालिक कौन होता है, मेष होता है, ये यहां का मालिक है आपके पहले भाव का। दूसरे भाव का है वृषभ, तीसरे के हैं मिथुन, चौथा का कर्क, पांचवा का सिंह, छठा का कन्या। ऐसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए नंबरिंग भी देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे जो नंबर मेष राशि वृषभ राशि के आगे आपको दिख रहा है ये इंग्लिश वाला नंबर है, और जो भाव मतलब कि जो आपके ब्रांच में लिखा हुआ ये हिंदी वाला नंबर है। इससे आप इन दोनों को एक तरीके से डिफरेंस जान पाएंगे कि जहां हिंदी वाला लिखा है मतलब कि वो आपका ब्रांच का नंबर लिखा हुआ है, और जहां इंग्लिश वाला लिखा हुआ है वो उसके ब्रांच के मालिक मतलब कि उसका नंबर है। अब ये जो छठा नंबर है ये कन्या, सातवां जो है ये तुला, आठवां वृश्चिक, इसके बारे में तो आपने जरूर हमेशा सुना होगा। 9वां धनु, 10वां जो है ये है मकर, 11वां जो है ये है कुंभ, और 12वां मीन। अब चलिए इसी बात पर आप मुझे कमेंट करके अब भी बताइए कि आपकी राशि कौन सी है। तो चलिए अब कमेंट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले जो घर का मालिक है या आपके ब्रांच का मालिक मेष वृषभ, ऐसे आपके जो 12 ब्रांच हैं ये 12 आप इनको लोग मान लीजिए, एक तरीके से मान लीजिए कि यही 12 लोग आपके इस 12 घर को मैनेज करते हैं कि यहाँ क्या होगा, जैसे कि स्वभाव, शरीर, रंग, ये क्या होगा, ये मेष राशि मैनेज करेगा। वृषभ मैनेज कर रहा है कि आपका धन कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, परिवार, आंखें,
ये सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है? ये सारी चीजें वृषभ मैनेज कर रहा है। तो चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने लगन कुंडली में जरूर देखा होगा कि ये जो भाव मतलब आपके ब्रांचेस के नंबर हैं, ये लगन कुंडली में कहीं नहीं लिखे हुए रहते हैं। क्यों नहीं लिखे हुए रहते हैं? क्योंकि ये कभी बदलते नहीं हैं। ये देखिए, जो 12 आपके ब्रांचेस हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। ये जहां पर आपका पहला ब्रांच है, ये पहला ब्रांच वहीं रहेगा। जैसे कि हमने मान लीजिए कोई प्लॉट खरीदा, उसके 12 हिस्से कर दिए, तो लोग वहां उसके मालिक बदल सकते हैं कि अभी इसका मालिक कोई और है, बाद में कोई और होगा, पर क्या वो प्लॉट बदल सकता है? नहीं, वो प्लॉट वहीं रहेगा। तो लगन कुंडली में आप देखते होंगे कि ये जो आपके ब्रांच या भाव या घर आप कह लीजिए, इसके नंबर कभी नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि उसके नंबर पता होते हैं सबको। लेकिन आपके रेफरेंस के लिए आपके ब्रांचेस के नंबर देखिए, मैंने हटाए नहीं। अब इसमें जो इनके मालिक हैं, इनके मालिक को हम वहां पर बैठा देंगे या रख देंगे या उनको उस जगह पहुंचा देंगे। तो ये देखिए, यहां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, उसके बाद वृश्चिक, धनु, मकर, उसके बाद कुंभ और मीन। अब देखिए, आप कितनी आसानी से इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि अगर कुंडली की भाषा में पढ़ें तो चौथे घर में कौन बैठा? चौथे घर में कर्क राशि, आप कीजिएगा, कर्क राशि बैठी है। सातवें घर में कौन बैठा है? तुला राशि बैठी हुई। अब ये देखिए, ये जो केंद्र है, देखिए जहां गोला बन रहा है, ये आपका केंद्र है। यहीं से शुरुआत होती है कि जैसे अगर यहां पर 1 नंबर होगा, मतलब मेष राशि होगी, तो यहां 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एंटी क्लॉकवाइज यहां तक आएगा। अब आपने सुना होगा लग्न, क्योंकि हम सिर्फ कुंडली पढ़ना सीख रहे हैं, बनाना नहीं सीख रहे हैं, नहीं तो हम लग्न के बारे में और समझते। तो यहां पे जो भी राशि होती है वो लग्न होती है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए, इसको सरल तरीके में इस तरीके से समझते हैं कि ये जो 12 राशियां हैं, ये अपना अपना घर देख रही हैं, अपना अपना ब्रांच मैनेज कर रही हैं, लेकिन इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो दिन में 24 घंटा होता है, उस 24 घंटे में हम सिर्फ 2 घंटा अपने ब्रांच में रहेंगे। उसके अलावा हम दूसरे जो बाकी के 22 घंटे हैं, हम दूसरे के ब्रांच में रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए, अभी यहां पर आप देख रहे हैं मेष राशि पहले में है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए जो लगन है वो लगन सिंह राशि आ जाए, कि अब जो केंद्र है, जो पहला घर है, जो पहली ब्रांच है, वहां सिंह राशि बोल रहा है कि नहीं, अब मैं यहां बैठूंगा, तो या मैं अब यहां का मालिक बनूंगा या मैं मैनेज करूंगा, क्योंकि मालिक तो हमेशा वही रहेंगे। जैसे जो नंबर 1 ब्रांच है आपकी, उसके जो मालिक हैं वो हमेशा मेष राशि ही रहे। लेकिन ये है कि चलिए आप मेरा मैनेज कर लीजिए, मैं आपका मैनेज कर रहा हूं। तो सिंह राशि कह रही है कि चलो आज मुझे अभी ये 2 घंटे के लिए मुझे जो है 1 नंबर मतलब कि पहला ब्रांच मैनेज करना है। तो यहीं से देखिए डिसाइड होगा। यहां पे सिंह राशि जैसे ही आएगी, अब नियम क्या है एंटी क्लॉकवाइज का, तो यहां पे कौन आ जाएगा? कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, उसके बाद मकर, फिर आ गए कुंभ, मीन, फिर यहां पर मेष, फिर वृषभ, फिर मिथुन, फिर कर्क। देखिए कैसे ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब आपने ये चीजें जो जरूर देखी होंगी, ये नंबर तो आपने जरूर देखे होंगे। किसी के कुंडली में यहां पर 2 नंबर होता है, किसी 4 होता है, किसी में 5, लेकिन फिर यहीं से डिसाइड होके वो आगे बढ़ता है। तो अब कुंडली के हिसाब से कैसे पढ़ा जाएगा कि पहले भाव में कौन बैठा है? सिंह राशि बैठी। देखिए पहले भाव में कौन बैठा है? सिंह राशि।
दूसरे भाव में कौन बैठा है। आपने देखिए, जब आप मंथली प्रिडिक्शन या कुछ ऐसा सुनते होंगे, जब जब आप कभी मंथली प्रिडिक्शन या कोई एस्ट्रोलॉजर जब आपको बताता होगा, तो आपको जरूर इसी तरीके से बताता होगा कि आपके 10वें भाव में वृषभ राशि बैठी है तो इसका ये फल होगा। ये सारी चीजें तो आप कुंडली के हिसाब से आप कैसे पढ़ रहे हैं उसको, कि मेरे 11वें भाव में कौन बैठा है, मिथुन राशि बैठी है। मेरे 6ठे भाव में कौन बैठा है, आप कमेंट करके बताइए कि 6ठे भाव में कौन बैठा है। अब चलिए एक और उदाहरण। अब मान लेते हैं कि जो लगन है वो लगन है वृश्चिक, तो अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, ये जो पहला भाव है यहां पर क्या लिखा जाएगा, आप अपने मन में सोचिए। मैं लिख रहा हूं, अगर आपको सही लगे तो जरूर वीडियो लाइक कीजिए। जी, 8 नंबर आएगा। देखिए आपके साइड में, इसीलिए मैंने वो राशि का वो लगा के रखा है कि आप देख पाए। यहां कौन आएगा, 8 नंबर आएगा। फिर आगे कौन आएगा, आप सोचिए। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं ये भी आशा कर रहा हूं कि जब मैं अब 9 बोल रहा हूं तो आपको अपने मन में धनु सुनाई दे रहा हो, जब मैं 10 बोल रहा हूं तो आपको मकर सुनाई दे रहा हो, 11 बोल रहा हूं तो, है ना, ऐसे आप धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे हैं। तो देखिए, जो पहला एक पार्ट है एक तरीके से वो आप समझ गए होंगे कि अब जब आप लगन कुंडली देखेंगे तो आप ये जरूर तुरंत पढ़ पाएंगे कि कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी। चलिए, ये पहला हो गया। अब दूसरा, इसमें भी एक रोचक चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे पहले भाव या आपके पहले ब्रांच का मालिक कौन है, मेष राशि। अब मेष राशि का भी कोई मालिक है, सोचिए कितना वो है कि पहले भाव का मालिक मेष है और मेष का मालिक कौन है। तो देखिए, ये मैंने आपको लाइन से राशियां लिखी हैं। अब मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि किस राशि का कौन स्वामी है। देखिए, ये एरो भी आप देखिएगा, ये मेष, ठीक है, और वृश्चिक। आप देखिए, आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। मेष और वृश्चिक का स्वामी कौन है, मंगल। ठीक है, समझ गया। अब वृषभ और तुला, इसका स्वामी कौन है, शुक्र। ठीक है। अब मिथुन और कन्या, इसका स्वामी कौन है, बुध। कर्क, इसका स्वामी कौन है, चंद्रमा। फिर सिंह, इनके स्वामी कौन है, सूर्य भगवान। ठीक है, ये आप समझ गए। देखिए कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा कि 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी कौन, मंगल, 2 नंबर और 7 नंबर के शुक्र। ऐसे ये एरो अगर आप ध्यान में रख हो गया आपकी तो आप समझ जाओगे। अब यहां आते हैं, धनु और मीन, इनके स्वामी कौन है, गुरुदेव, मतलब गुरुदेव बृहस्पति। और मकर और कुंभ के स्वामी कौन है, शनि महाराज। तो देखिए, अब एक तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि भावों के मालिक राशि और राशियों के मालिक कौन, ग्रह। ठीक है। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, हम एक नया लगन चुनते हैं। अब हमारा लगन मान लेते हैं, हमारा लगन है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो हमारे लगन में कौन बैठा है, केंद्र में मिथुन। अब हम अलग अलग जो ग्रह हैं उनको बैठाते हैं। जैसे कि हम रैंडमली लिखते हैं कि जैसे हमने यहां 7वें घर में सूर्य को बैठा दिया। उसके अलावा अगर हम और आगे बढ़ें तो चलिए हम मंगल को 4थे घर में बैठा देते हैं, शुक्र को हम बैठा देते हैं 2रे घर में, चंद्र को हम बैठा रहे हैं 10वें घर में। ये रैंडमली जब
कोई भी इंसान पैदा होता है तो राशियां कहां पर थी, ग्रह कहां पर थे, ये आसमान में एक तरीके से डिसाइड होता है। जिस समय, जिस सेकंड आप पैदा होते, उस समय, उस सेकंड ये सारी चीजें वहां पर डिसाइड होती हैं कि जब आप पैदा हुए तो ये जो है ये यहां पर था। चलिए वो तो बहुत डीप में हो जाएगा, अभी हम उदाहरण जो समझ रहे हैं हम उसी पे फोकस करते हैं। फिर हमने मान लीजिए गुरु को 10वें घर में बैठा लिया। अब देखिए, अब हम कुंडली को पढ़ेंगे कैसे। अभी हम सिर्फ 4 ही ग्रह, 5 ग्रह ही हमने किया है, हम अब पढ़ेंगे कैसे। शुक्र बैठे हैं कहां पर, कहां, कर्क राशि, चौथा नंबर। शुक्र बैठे हैं कर्क राशि में, और कर्क राशि कहां बैठी है, दूसरे घर में। एकदम ध्यान से देखिए कैसे पढ़ी जाएगी। शुक्र बैठे हैं कर्क राशि में, और कर्क राशि कहां है, दूसरे घर में। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला आप पढ़िए जहां मंगल बैठे हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे आप। मंगल बैठे हैं कहां बैठे हैं, आप बताइए। छठा नंबर किसका होता है, कन्या। मंगल बैठे हैं कन्या राशि में, और कन्या राशि कहां बैठी है, चौथे घर। ठीक है। सूर्य बैठे हैं धनु राशि में, धनु कहां है, 7वें घर में। गुरु महाराज जो हैं वो बैठे हैं मीन राशि में, और मीन राशि कहां है, 10वें भाव में। ठीक है। अब इसको चलिए एक और तरीके से पढ़ा जाए कि जैसे आपने सुना होगा कि कहीं कहीं बोलते हैं कि आपका माता भाव है, पिता भाव है, लाभ घर है। अब यहां पे कोई अगर ज्योतिष पढ़े तो उसको कैसे पढ़ेंगे वो, कि जो मंगल हैं वो कहां बैठे हैं, आपके माता स्थान में, या माता घर में, या माता भाव में। क्योंकि चौथा घर किसका होता है, चौथा घर होता है माता का। तो यहां पर अब गुरु महाराज कहां बैठे हैं, अगर कहा जाए तो पिता स्थान में। गुरु महाराज कहां बैठे हैं, पिता स्थान में। देखिए आपके बगल में लगा हुआ है, आप खुद से देख सकते हैं। गुरु महाराज कहां बैठे हैं, पिता स्थान में। कि कहां आपका घर, ब्रांच या भाव है, कहां आपकी राशि है, और कहां आपका ग्रह। ये एक तरीके से आप समझ गए पहली कुंडली। अब चलिए एक फिर से आपके उदाहरण के लिए मैं खाली, आप 1 मिनट उसको आप ध्यान से देखिएगा और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ के मैं आपको तुरंत बताऊंगा, लेकिन अब देखिए एक कुंडली आपके सामने बन रही है। कुंडली क्या बन रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप देखते जाइए कहां पे कौन बैठा है, आप अपने हिसाब से समझिए। आप देखते जाइए, आप मन में सोचते जाइए कि कहां क्या हो रहा है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए हमने एक तरीके से जितने भी ग्रह थे वो सारे ग्रह आपको यहां दिख रहे हैं। राहु और केतु को अभी वो नहीं कर रहे हैं, वो छाया ग्रह हैं। तो अब ये देखिए, ये एक कुंडली आपके सामने बनी हुई। अब एक ज्योतिष होने के अगर मान लीजिए नाते, या ये आपकी ही कुंडली है, ये मान लिया जाए कि ये आपकी कुंडली है, तो इस कुंडली को आप कैसे पढ़ेंगे। आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि जो पहला घर है वहां कौन सी राशि बैठी हुई है, मकर राशि। और मकर राशि में कौन है, शनि महाराज। अब यहां एक और चीज आपको समझ में आएगी, ये देखिए आपके बगल में लिखा है मकर राशि के स्वामी कौन है, शनि महाराज। तो शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठे हुए। तो देखिए कभी कभी कहा आप सुने होंगे कि जैसे गुरु महाराज अब अपनी राशि में बैठे हैं तो बहुत मजबूत हो गए। मतलब कि ये जो घर है जहां पर शनि महाराज बैठे हैं वहां पर ये मीन राशि, माफ कीजिएगा मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी कौन है, शनि महाराज। तो वो अपनी ही राशि में बैठे हुए, इसलिए वो बहुत ताकतवर है। यहां पर ये शुभ है, एक तरीके से इसको शुभ माना जाएगा। ये मैं आपको भी एग्जाम्पल के ही तौर पे बता रहा हूं, अभी हम पढ़ना सीख रहे हैं। तो कुंभ राशि में कौन बैठा हुआ है,
ध्यान से देखिए, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं बुध, कौन से घर में? दूसरे घर में। अब देखिए एक और राशि है, जो राशि अपनी, माफ कीजिएगा, एक और ग्रह है जो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। ध्यान से देखिए, कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि खाली शनि जो है वो अपनी राशि में नहीं बैठे, एक और ग्रह है वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो वो कौन है? वो है मंगल। मंगल अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो फिर उसके बाद आप देखिए सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र कहाँ बैठे हैं, गुरु कहाँ बैठे हैं। ये सारी चीजें आप अब देख रहे हैं, मतलब कि आप एक तरीके से इस कुंडली को पढ़ पा रहे हैं। चलिए, अब ये इतनी चीजें तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा जिससे आपको समझ में आए। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि दृष्टि क्या होती। आपने देखा होगा ना कि गुरु महाराज यहां से इस घर को देख रहे हैं या शनि महाराज वहां से देख रहे हैं, या आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हम दृष्टि की बात करते हैं। आप ये समझ गए, ग्रह का समझ गए, हर चीज समझ गए। अब हम बात करेंगे दृष्टि की। तो अब हम एक कुंडली बनाएंगे और उसके बगल में देखिए आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई, वो अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए हम एक कुंडली बना रहे हैं। देखिए ये कुंडली जो है, जैसे हमारी पुरानी कुंडली थी उसके केंद्र में मकर राशि थी, वैसे ही हमारी अब ये कुंडली है, इसकी केंद्र में कौन है? मिथुन है। तो आगे देखिए कितने आराम से अब हम चीजों को करते जा रहे हैं। यहां हमने 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा। अब आपको सुनाई क्या दे रहा है? मीन। फिर आगे क्या सुनाई दे रहा है आपको? मेष। फिर मतलब कि ये हमारी जो कुंडली है, ये अभी इसका जो बेस है ये तैयार हो गया। अब ग्रह की बात करें तो हमने यहाँ सूर्य महाराज को रखा, यहाँ चंद्रमा को रख दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर बुध, ये हम रैंडमली बुध को, फिर उसके बाद यहां आ गए मंगल, फिर उसके बाद जुपिटर मतलब कि गुरु महाराज, फिर उसके बाद कौन आ गया? यहां पे शुक्र आ गए, फिर उसके बाद आए शनि महाराज। शनि महाराज चलिए केंद्र में आ गए। अब दृष्टि क्या होती है? आपने सुना होगा दृष्टि, कि वो यहां से ये ग्रह बैठ के यहां देख रहे हैं। चलिए जैसे इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि दृष्टि का मतलब क्या होता है। दृष्टि का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम बात करते हैं सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज कहां बैठे हुए हैं? सूर्य महाराज मीन राशि में बैठे हुए हैं 10वें घर में। अब वो 10वें घर में मतलब ये जो आपकी ब्रांच है, इस ब्रांच में तो प्रभाव दे रहे हैं अपना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो यहां से एक और ब्रांच को देख रहे हैं सामने, और उस ब्रांच में जो काम हो रहा है वो यहां से मान लीजिए इशारा करके या किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा ही प्रभाव उस घर पर भी डाल रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि सूर्य महाराज 10वें घर में बैठकर कौन से घर को देख रहे? तो यहां से 10वें घर से हम गिनना शुरू करेंगे। जो 7वां घर आएगा सूर्य महाराज उसी को देख रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं 7वां घर सामने ही आएगा, लेकिन फिर भी हम गिनती करेंगे। और गिनती कहां से शुरू होगी? गिनती 10वें घर से ही शुरू होगी। तो अगर हम गिने जैसे कि 1, यहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब कहा यह जाएगा कि सूर्य महाराज, देखिए ये लाइन, सूर्य महाराज 10वें घर में हैं और वो कहां देख रहे हैं? वो चौथे घर में देख रहे हैं। चौथा घर कौन सा है? आपका माता स्थान। मतलब कि सूर्य महाराज आपके पिता स्थान में बैठकर आपके माता स्थान को भी देख रहे हैं। मतलब कि वो पिता स्थान जो है कि आपके पिता के साथ रिश्ते कैसे होंगे और जो सारी चीजें हैं, वो उसको आपके करियर को मैनेज कर रहे हैं, व्यवसाय को भी एक तरीके से वो यहां बैठकर मैनेज कर रहे हैं कि आपके जीवन में ये सारी चीजें कैसी होंगी।
लेकिन साथ साथ वो यहां से इधर भी देख रहे हैं, इशारे से सही या किसी भी तरीके से वो यहां पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब यहां पर आप ऐसे मानिए कि वो यहां से इशारा कर रहे हैं किसे, कन्या राशि, कि थोड़ा सा ही सही ये ऐसा कर दो या वो ऐसा कर दो, एक उदाहरण ही। और कन्या भी एक तरीके से यहां सामने सामने दिख रहे हैं, तो वो अपने घर के अलावा जिस घर में बैठे हैं वो दूसरे भी घर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब ऐसे जितने भी ग्रह हैं वो अपने से सातवें घर को देखते हैं। जैसे कि अभी हम चंद्र की बात करें, अब यहां चंद्रमा किसमें बैठे हैं, सातवें घर में। अब सातवें घर से अगर हम गिनना शुरू करेंगे, 7 से यहां से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कहां पे आया, सीधा कहां पे आया, ये आप पहुंच गए केंद्र के पास। कि अब ये यहां से सीधा किन्हें देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं। अब ये सातवें घर में बैठकर, ये सातवें घर में एक तरीके से बैठकर किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके पहले घर को। आपके पहले घर को चंद्रमा जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। मतलब कि आपके शरीर के ऊपर जो थोड़ा बहुत जो बदलाव अगर है, तो वो चंद्रमा यहां, मतलब यहां पे शनि महाराज बैठे हैं, वो पूरा प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन चंद्रमा भी थोड़ा ही सही यहां से प्रभाव डाल रहे हैं, दृष्टि डालते हैं। अब आप समझ गए। ऐसे ही अब आप गिनेंगे अगर, अब आप मुझे कमेंट में बताइए, ये जो शुक्र महाराज हैं, शुक्र, ये किसके ऊपर दृष्टि डालेंगे, इनकी जो दृष्टि है ये कहां पर जाएगी। अगर आप गिनेंगे तो देखिए इनकी जो दृष्टि है वो जाएगी, देखिए 1, यहां 2, यहां 3 4 5 6, ये आया आपका 7। तो शुक्र महाराज जो हैं वो आपके 5वें घर पे दृष्टि देख रहे हैं। अब 5वां जो घर है आपका ये संतान वाला है। तो शुक्र महाराज फिर वही बात, थोड़ा सा ही सही लेकिन यहां पर प्रभाव डालेंगे। ये वो ग्रह हैं जो एक एक घर पे ही प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपने घर के, मतलब उनके भाव कहे ब्रांच के अलावा वो 3 और ब्रांचेस पे भी एक तरीके से प्रभाव डालते हैं। जैसे देखिए आपके सामने ये इमेज में पूरा दिख रहा है कि कौन सा ग्रह कौन कौन से जो घर है उसके ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। अब देख लीजिए मंगल को। अब मंगल अपना जो है वो जिस भाव में बैठे हैं वहां तो सारा देख ही रहे हैं, वहां तो पूरा मैनेज कर ही रहे हैं, पर उसके अलावा वो किस किस को मैनेज कर रहे हैं। देखिए पहला वो चौथे घर को मैनेज करेंगे। देखिए 1 2 3 4, मतलब कि आपका जो 5वां भाव है उसको मैनेज कर रहे हैं। फिर 6 5 6 7 आपके 8वें भाव को मैनेज कर रहे हैं। फिर आपका जो 9वां भाव, मतलब कि यहां 9वां अगर वहां से गिनेंगे तो आपका जो 10वां भाव है उसको मैनेज कर रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर है, दूसरे भाव में, मतलब कि वो कर्क राशि में बैठे हैं, लेकिन दूसरा जो घर है आपका धन परिवार वाला, इस पर वो सबसे ज्यादा यहां उनका प्रभाव पड़ रहा है। यहां एक तरीके से जो उनके अंदर वो उग्र है, गुस्सैल है, आप कह सकते हैं, लाल ग्रह है वो, तो यहां पर वो सारा अपना असली प्रभाव यहां डाल रहे हैं। लेकिन अपने अलावा ये इन 3 और राशियों या घरों को एक तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि जैसे वो वहां पर बैठे हुए एक तरीके से दूसरे भाव में, वो यहां तुला राशि जो आपके 5वें घर में बैठी है उनको बोल रहे हैं कि फिर वही बात कि थोड़ा सा ही मेरा ये थोड़ा सा ये चीज जो है इसको ऐसे मैनेज कर दो, इसकी जो संतान है ये थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दो, ये और तेज हो जाए या ऐसे। तो एक तरीके से ये इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे देखिए शनि महाराज या आपके जो है अपने घर से जो तीसरा घर है, 7वां घर है, 10वां घर है, उसको मैनेज करते हैं। जो गुरु महाराज हैं वो अपने घर से जो 5वां घर है, 7वां घर है, 9वां घर है, उसको मैनेज करते हैं।
चलिए, ये आप समझ गए। अब अगर आप अपनी कुंडली देखिएगा या कोई जब अब एस्ट्रोलॉजर बताएगा, तो जब वो ये बोलेगा कि यहां से ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए कि ये देखिए गुरु महाराज आपके उस घर को देख रहे हैं, उस भाव को देख रहे हैं, तो अब आप तुरंत समझ जाएंगे। आप तुरंत अपनी उंगली पे या खुद से वहीं पे गिनती करेंगे और आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कि कैसे, देखिए, एक जो ग्रह है वो ग्रह कैसे मैनेज करता है 3-4 घरों को, मतलब कि आपके जीवन के 3-4 आयामों को, 3-4 ब्रांचेस को कभी कभी एक ही ग्रह जो है वो मैनेज करता है। अब ये समझ गए। एक और आप, मैं आपको अब धीरे धीरे हम ज्योतिष के लैंग्वेज में आते जा रहे हैं, उदाहरण से थोड़ा बढ़ते हुए, जहां तक कि आप उदाहरण से तो समझ ही गए होंगे, अब हम ज्योतिष के उसमें धीरे धीरे आते जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत जानते हैं कब होता है? जब वो अपनी राशि में होता है। और एक राशि सबसे ज्यादा मजबूत कब होती है? जब वो अपने घर में होती है। एक तरीके से ये माना जाता है कि मान लीजिए कि आपका जो लगन, चलिए एक हम कुंडली बनाते हैं जिससे अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे, कौन सा ग्रह कब सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो देखिए, ये हमारी एक कुंडली है। इस कुंडली में हम क्या करेंगे, मेष लगन की कुंडली ये बनाएंगे। देखिए, मेष हमारा केंद्र में। अब आगे तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, आगे तो एक हिसाब से आप सब समझते चले जा रहे हैं कि आगे कैसे क्या करना है। तो अब देखिए, अब अगर मान लेते हैं कि आपके यहां जो केंद्र है, लग्न, यहां पर अगर मंगल बैठा है, तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर यहीं पर जब वो अपनी राशि में बैठा है। क्यों ताकतवर है? क्योंकि ये एक तरीके से आप ऐसा मानिए कि जो मेष राशि है वो मंगल ग्रह जो है उनकी सेवक है। अब वो जब अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो क्या वो जो कहेंगे वो कहेंगे कि जैसे अच्छा ही प्रभाव होगा कि इसका जो शरीर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, इसका रूप रंग बहुत सुंदर होना चाहिए। तो अब ये यहां पर कहेंगे तो ये पूरी तरीके से मानेंगे और उसी तरीके से उस व्यक्ति, उस इंसान को बनाया जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेष राशि में मंगल नहीं बैठे, वो कर्क राशि में बैठे हैं, अब होगा क्या कि यहां पर अगर कोई और ग्रह बैठा रहेगा तो जो आप कह सकते हैं मेष राशि हो सकता है उस ग्रह की इतनी ज्यादा प्रभाव में ना आए, क्योंकि वो ग्रह उसका मालिक नहीं। ऐसे ही मंगल अगर मान लीजिए कर्क राशि में बैठे हैं, अब मंगल अगर ये सोचेंगे कि मैं, ये जो भाव है जहां पे कर्क राशि बैठी हुई है, चौथा ही भाव, ये अपनी इस वक्त सारी जो राशि हैं वो अपने ही घर में बैठी हुई। तो अगर आप मंगल चाहेंगे कि चलिए ये जो घर है, जो चौथा घर है, ये माता जो घर है, इसमें मैं पूरी तरीके से अपना प्रभाव डाल दूं, तो कर्क राशि यही कहेगी कि नहीं, आप मेरे मालिक नहीं। देखिए दर्शकों, मैं आपको ये उदाहरण दे दे के इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग उदाहरण से ही सही या किसी तरीके से सही इस चीज को बहुत आसानी से समझ जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि कुंडली बनाना, उसके लिए तो बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत होगी, आपको हर चीज पता होनी चाहिए, लेकिन कुंडली पढ़ना एक तरीके का गणित है। वही गणित मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, अब मंगल अपनी स्वराशि में नहीं है तो वो इतने मजबूत नहीं है। जिस कुंडली में आप देखते होंगे कि कोई कहता है कि मंगल बहुत मजबूत है, यहां आपकी कुंडली मंगल जो है वो बहुत मजबूत है, गुरु जो है वो बहुत और ज्यादा मजबूत है, तो वो जब अपनी स्वराशि में बैठे रहते हैं तब ये कहा जाता है। तो आप ये समझ गए। देखिए, दृष्टि वाला आप समझ गए। दृष्टि के बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी ग्रह जो है वो अगर अपनी स्वराशि में बैठा होगा तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो एक बार अगर आपके पास आपकी कुंडली या कुछ होगा उसमें आप एक बार जरूर देखिएगा कि
क्या आपका कोई ग्रह आपकी स्वराशि में बैठा है, और बैठा है तो वो राशि किस घर में है। फिर आप देखिएगा कि क्या आपके जीवन में वो जो आपका घर है वो आपको अच्छा फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर स्वराशि में अपने ग्रह बैठा है तो वो जो घर है वो आपको अच्छा ही फल देगा। चलिए, अब ये सारी चीजें हो गई, हमने दृष्टि समझ ली। अब हम एक चीज और समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह आपस में एक तरीके से, देखिए आपको फोटो दिख रहा होगा कि कुछ ग्रह जो ऐसे होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन आप कह सकते हैं कि उनकी नहीं जमती। जैसे कि इसको दो टीम में हम इन ग्रहों को बांट लेते हैं। जैसे कि देखिए, एक टीम में कौन हो गया, सूरज मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु। और ये जो दूसरी टीम है इसमें कौन हो गया, शनि, फिर शुक्र, राहु, केतु। ये यहां चार, ये यहां चार। चलिए, हम राहु केतु की अभी बात नहीं करेंगे, खाली हम यही बात करेंगे। तो अब देखिए, अगर कहीं पे सूर्य, आपके किसी घर में सूर्य या कह सकते हैं कि शनि ये साथ में बैठे हो तो ठीक नहीं होता इस तरीके से। या कभी कभी देखिए, आपको कभी भी जो सूर्य का रत्न है और जो शनि का रत्न है इसको एक साथ पहनने की सलाह नहीं दी जाती। उसी तरीके से जैसे मोती जो चंद्रमा का है, या उसके अलावा सामने देखिए इनमें से किसी भी ग्रह का कोई अगर रत्न हो वो साथ में नहीं पहना जाता है। चलिए, मतलब ये भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर मान लीजिए दो ग्रह इसमें से जो दुश्मन दुश्मन आपको दिख रहे हैं ये साथ में बैठे हुए हैं तो ये एक तरीके से वो ठीक नहीं होता है। चलिए, इतनी सारी चीजें अब आप समझ गए। अब आगे एक आपने सुना होगा उच्च और नीच का। आपने सुना होगा कि जैसे, हाँ, इस कुंडली में आपका जो सूर्य है वो उच्च का है, आपका ये जो चंद्रमा है ये नीच का है। तो अब ये क्या चीज होती है, तो देखिए फिर से आपको लाइन से राशि लिखी दिख रही होगी। अब जो जैसे मान लेते हैं कि किसी राशि में अगर कह रहे हैं कि सूर्य जो है वो उच्च का है, तो आप मान लीजिए कि एक तरीके से वो जो राशि है वो उस ग्रह के प्रभाव में आएगी। उतना नहीं आएगी प्रभाव में जितना प्रभाव में वो अपने मालिक ग्रह से आती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही प्रभाव में आएगी। मतलब उसकी थोड़ी ज्यादा बात सुनी जाएगी। वो कहेंगे हाँ ये कर दो, मतलब दोस्त की तरह कि हाँ ठीक है चलो मैं इतना इतना आपके लिए कर सकता हूं। तो जैसे कि सूर्य उच्च कहां होता है, सूर्य उच्च होता है मेष राशि में, और कहां पे नीच का हो जाता है, तुला राशि में। अब देखिए कुंडली है, इस कुंडली में अगर हम मान लेते हैं ये इसके केंद्र में शनि राशि है, मान लेते हैं कि इसके केंद्र में शनि राशि है, तो आप सूर्य मान लीजिए यहां मेष राशि में बैठा हुआ है। अब ये उच्च का सूर्य है, मतलब कि ये ज्यादा बात सुनी जाएगी। मतलब मेष राशि जो है वो सबसे ज्यादा किसकी बात सुनती है, मंगल की। पहले नंबर पे कौन आएगा, मंगल, अगर वो यहां बैठा हो। मंगल के बाद वो किसकी सुनेंगी, मंगल के बाद वो सुनेंगी, सबसे ज्यादा सुनेंगे सूर्य की। अब सूर्य के बाद किसकी सुनी जाएगी, यहां पे कोई भी राशि बैठी हो। लेकिन शनि जो है वो मेष में क्या होता है, नीच का। तो अब इस मेष राशि सबसे कम बात किसकी सुनेगी, वो सुनेगी शनि की। तो अब जैसे सूर्य है ये यहां उच्च का है तो यहां पर इसकी ज्यादा बात सुनी जाएगी। मतलब कि सूर्य का यहां पर ज्यादा प्रभाव होगा लेकिन मंगल से कम प्रभाव होगा। लेकिन यही जो सूर्य है अगर आपकी तुला राशि में बैठा है यहां पर, तो अब इसकी यहां पर सबसे कम सुनी जाएगी, सबसे ज्यादा कम सुनी जाएगी यहां पर। क्यों, क्योंकि यहां पर ये नीच का है। अब मजा देखिए कि यहां पर जो शनि है वो उच्च का है। अब यहां पर शनि की सबसे ज्यादा बात सुनी जाएगी
किसके बाद इनका स्वामी कौन है? याद करने की कोशिश कीजिए कि तुला का स्वामी कौन है? तुला का स्वामी है शुक्र। अब यहां पे जो तुला में है, यहां पे सबसे ज्यादा किसकी बात सुनी जाएगी? शुक्र की। दूसरे नंबर पे किसकी सुनी जाएगी? शनि की। तीसरे नंबर पे किसकी सुनी जाएगी? सब राशियों की, जो इन दोनों को छोड़कर। और सबसे कम किसकी सुनी जाएगी? सूर्य की। मतलब यहां पे सूर्य का जो प्रभाव है वो एकदम ना के बराबर होगा, या आप कह सकते हैं तकलीफ देने वाला रहेगा। ये यहां पर सबसे ज्यादा कमजोर है। दर्शकों, ऐसा जिस भी घर में होगा कि अगर वहां पर नीच ग्रह एक तरीके से बैठा हुआ है, मतलब कि वो ग्रह नीच में है, तो आप ये मानिए कि वो जो घर है, वो चाहे कोई भी घर हो, मतलब कि कोई भी भाव हो, वो भाव एकदम कष्टदायक रहेगा उस इंसान के लिए। और अगर वहां पर उच्च का कोई राशि, मतलब कि ग्रह बैठा है, तो वो उस जातक या जातिका के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो दर्शकों, हमने अलग अलग पॉइंट्स को पकड़ा यहां पर, जिससे अब अगर आप कोई लगन कुंडली देखोगे तो आप बहुत हद तक उस लगन कुंडली को समझ पाओगे। अब आगे हम इस विषय पर और वीडियोस लाएंगे, जिसमें आपकी जो चीजें हो और क्लियर हो पाए कि एक तरीके से जैसे एस्ट्रोलॉजर पूरा पढ़ नहीं लेता है, हर एक तरीके से कैसे प्रिडिक्शन होता है, कैसे क्या, आप उन चीजों को भी समझ पाए। लेकिन अभी आप इतना तो समझ गए होंगे कि कुंडली में क्या भाव है, क्या राशि है, क्या ग्रह है, कहाँ पे कौन सा जो ग्रह आपस में दुश्मन है। मुझे लगता है आप सब चीजें समझ गए होंगे। तो अगले और वीडियो का अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको समझ में आया, आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और कमेंट तो मैंने आपको बोला ही था, कमेंट आपने जरूर किया होगा, मुझे ऐसी आशा है। तो दर्शकों, अगले वीडियो में हम फिर से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मांगलिक कुंडली क्या होती है, योग क्या होता है, और भी सारी जो चीजें हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दर्शकों।